पहले ऑस्ट्रेलिया ने हमें टी20 में शिकस्त दी और अब साउथ अफ्रीका ने, लेकिन दोनों दफा इंटरेस्टिंग ये था कि दोनों की फुल टीम नहीं खेल रही थी। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनका सारा फोकस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे था, और साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया की बी टीम से हारी है। इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं गई थी और साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब पाकिस्तान की टीम का उनके ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने देखे टी20 क्रिकेट में, क्योंकि लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 में परफॉर्म नहीं कर रही, तो उन्होंने तकरीबन अपनी बॉलिंग सारी की सारी नहीं उतारी। और बैटिंग में एडम मार्करम नहीं थे, दूसरे मैच में आपने देखा होगा डेविड मिलर नहीं थे, और हो सकता है कि वो तीसरे मैच में भी उनकी लाइनअप पे मौजूद ना होते, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में टी20 सीरीज जीतने में नाकाम रहा। आज दो किरदारों के हवाले से बात होगी। एक ऐसा किरदार जिसका नाम मोहम्मद रिजवान है, जो कि प्रॉपर लॉबिंग करने के बाद यहां तक पहुंचे। पहले वो शाहीन शाह अफरीदी के दस्ते राज थे, उससे पहले वो बाबर आजम के दस्ते राज थे, और इस तरह का मीडिया इमेज बनाया गया कि शायद शाहीन शाह अफरीदी को चलाने में मोहम्मद रिजवान का बड़ा किरदार है, शायद बाबर आजम को चलाने में मोहम्मद रिजवान का बड़ा किरदार है। और जो भी बात करता था वो कहता था कि इनके पीछे इनको चलाने वाला मोहम्मद रिजवान है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वही मोहम्मद रिजवान जब इतनी लॉबिंग के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आया तो वो कुछ ना कर सका। और फिर एक और शख्सियत के हवाले से बात करेंगे। जब मुल्तान में स्पिन विकेट बनाई गई, आकिब जावेद साहब को तमाम तर क्रेडिट मिला। उन्होंने 3-4 दिन पहले एक पॉडकास्ट किया, स्पिन विकेट बनाओ, ये करो वो करो। वो पॉडकास्ट जब पॉपुलर हुआ, मोहसिन नकवी साहब ने उनको देखा, उनको मिले, उनको कमान संभाली सिलेक्शन कमेटी की। उन्होंने विकेट ऐसी बनाई कि गोरे वहां पे गोरों की एक ना चली, और उसके बाद क्रेडिट हुआ आकिब जावेद का। शान मसूद को तो हम सब लोग भूल गए थे कि शान मसूद किस खेत की मूली है, वो क्या बेचते हैं। सारा क्रेडिट तो आकिब जावेद को जाता है। आज के इस व्लॉग में मैं हूं आपका मेजबान हसनैन लियाकत। हमारे इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट यहां पे जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान की, पहले ऑस्ट्रेलिया ने मोहम्मद रिजवान को शिकस्त दी, उसके बाद आकिब जावेद को की अगर बात की जाए तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे। फिर अब यहां पे मुल्तान के बाद अब दूसरी शिकस्त हो चुकी है मोहम्मद रिजवान और आकिब जावेद को। मोहम्मद रिजवान साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने में नाकाम रहे, आकिब जावेद साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने में नाकाम रहे। पहले मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो बहुत बातें होती थी कि मोहम्मद रिजवान ऐसे कप्तान है, मोहम्मद रिजवान शाहीन शाह अफरीदी को चलाते हैं, मोहम्मद रिजवान बाबर आजम को चलाते हैं, इनको लाया जाए। प्रॉपर लॉबिंग की गई, मीडिया के थ्रू लॉबिंग की गई, पीआर कैंपेन्स लॉन्च की गई मोहम्मद रिजवान के हवाले से, और बिला आखिर एक लंबे अरसे के बाद हमें मोहम्मद रिजवान कप्तान बनते हुए नजर आए। क्योंकि पहले बाबर हटे, फिर रिजवान आए, फिर शाहीन आए, फिर शाहीन हटे, फिर बाबर आए, लेकिन अल्टीमेटली बाबर के बाद अगर किसी का कूड़ा निकलना था तो वो मोहम्मद रिजवान का था, और मोहम्मद रिजवान का कूड़ा निकला और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओडीआई सीरीज तो जीत गए ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उसके बाद उनके जवाल की कहानी आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, दोनों जगह पे उनको शिकस्त हुई, और ये सिर्फ उनके माइंडसेट की गेम थी। जो लोग कह रहे थे ना कि वहां पे वो चला रहे हैं बाबर को भी और शाहीन शाह अफरीदी को भी, उस वक्त इनकी जो दोस्ती यारी गैंग थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। इनके काफी ज्यादा प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म कर रहे थे, हारिस रऊफ परफॉर्म कर रहे थे, शादाब खान कहीं ना कहीं पे बैट के साथ परफॉर्म कर रहे थे। बॉलिंग में तो वो काफी लंबे अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बाबर आजम हॉट नॉच फॉर्म में थे, रिजवान खुद हॉट नॉच फॉर्म में थे। लेकिन जब से रिजवान को कप्तानी मिली है, एक तो उनका अपना बल्ला नहीं चल रहा, ऊपर से बाबर आजम साहब का बल्ला नहीं चल रहा, शाहीन शाह अफरीदी की भी पैची परफॉर्मेंसेज हैं, हॉट एंड कोल्ड सी परफॉर्मेंसेज हैं, कभी हाई पे होती हैं, कभी लो पे होती हैं। सो इन तमाम तर अवामिल को सामने रखते हुए अब कहां पे हैं वो लोग जो हमें ये बताते थे कि बेसिकली रिजवान के अलावा तो कोई कप्तान ही नहीं है, रिजवान के अलावा तो आप कुछ सोच नहीं सकते, रिजवान इन सबको चलाने वाला है। रिजवान के अलावा अगर कुछ सोचेंगे तो पता नहीं हमाकत हो जाएगी। लेकिन अब वही रिजवान है जो कि मुझे तो एज ऑफ नाउ ये लग रहा है कि कप्तानी तो छोड़िए, उनकी टी20 से जो टीम है, स्क्वाड है, उसमें जगह नहीं बनती। दैट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर आप इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे, इस टेम्परामेंट के साथ खेलेंगे कि टी20 को आप टेस्ट क्रिकेट बना के खेलेंगे, उसके बाद आप 70 रन बना लेंगे और आप की वाह तो चंद लोग कर लेंगे कि रिजवान ही खेला अकेला। देखो ना पाकिस्तान में तो ये भी होता है ना, देखो ना एक ही तो खेला है, दूसरे तो कोई खेला ही नहीं है। अगर ये ना होता तो आप 100 रन से हारते, ऐसा नहीं है भाई। आप ये देखिए कि वो साथ किस किस को आउट करवा रहे थे। और उसके बाद अगर बात की जाए आकिब जावेद की, क्या कहने आकिब जावेद के, अगर मुल्तान की जीत का क्रेडिट आकिब जावेद साहब को जा सकता है तो मैं ये पूछना चाहता हूं
कि ऑस्ट्रेलिया के बाद आकिब जावेद को हार का क्रेडिट किसी ने दिया, हार की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की, वो तो बिल्कुल गायब है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में आकिब जावेद साहब को किसी ने मुर्द इल्जाम ठहराया, वो बिल्कुल गायब है, क्योंकि उनकी भी लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है, उन्होंने भी मीडिया के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो लाहौर कलंदर की जानिब से जब डायरेक्टर थे तो हर मीडिया वाले को केक बेचते थे, उनको शर्ट्स बेचते थे, उनको जो है डिफरेंट स्पॉन्सर्स बेचते थे, टिकट बेचते थे। सो मीडिया के ऊपर तो इन दोनों अहबाब ने काम किया हुआ है, इसी वजह से कोई बोल नहीं रहा। हालांकि ये वही आकिब जावेद हैं जो कि जीत का क्रेडिट भी ले रहे थे, और उसके बाद हमें यह पता चला कि नहीं, आकिब जावेद जब तक सिलेक्टर हैं वो किसी भी कोच की नहीं चलने देंगे। इन आकिब जावेद की वजह से हम गैरी क्रिस्टन से हाथ धो बैठे, इसी आकिब जावेद की वजह से हम बाद में आके ये जो जैसन गिलेस्पी हैं इनसे हाथ धो बैठे, जस्ट बिकॉज ऑफ आकिब जावेद। और अब वो आकिब जावेद सिलेक्टर भी हैं, कन्वीनियर भी हैं, हेड कोच भी हैं, बॉलिंग कोच भी हैं, पता नहीं क्या गए हैं। सियाल सफेद के मालिक बने हो भाई, तो आके जिम्मेदारी तो कबूल करो। या इन सबको एक बात पता है, एक और बात आपको बताऊं, इन सबको पता है कि हमारा ये मिजाज बन चुका है कि हम 3-4 सीरीज तो बिल्कुल देखते ही नहीं है, और 3-4 सीरीज के बाद जब हम 10 सीरीज हार चुके होते हैं तो उस वक्त हमारे मीडिया को भी फिक्र आ जाती है, नहीं अब अपने ताल्लुकात को नहीं देखना, नहीं अब आकिब भाई के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको नहीं देखना, रिजवान भाई के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको नहीं देखना, अब तनकीद करनी चाहिए। ये सारे जो है ना वो वक्त के साथ साथ बदलते हैं, वक्त को जो ही देखते हैं उसके साथ करवट बदलते हैं। हालांकि अनफॉर्चुनेटली इस सारी जो हार है उसका जिम्मेदार, जिस तरह पुराने वक्तों में मैं आप हर शख्स बाबर आजम को जिम्मेदार ठहराता था, इस वक्त रिजवान भी जिम्मेदार हैं, आकिब जावेद भी जिम्मेदार है। हमें आके बताया जाए कि आप क्यों साउथ अफ्रीका की थर्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ मैच नहीं जीत सके। मैं थर्ड क्लास क्यों कह रहा हूं? ना नोकिया है उसमें, ना रबादा है, उसके बाद ना मार्करम है, ना स्टब्स है, ना महाराज है, ना शमसी है। ये 4 बॉलर तो नोकिया, रबादा, फिर महाराज, शमसी, ये उनके मेन बॉलर हैं, और आप महाराज और शमसी के खिलाफ 2 मिनट नहीं टिक सकते। आपने वर्ल्ड कप में भी देख लिया होगा, जहां पे भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता था महाराज भी खेलता था, शमसी भी खेलता था, एकदम से वो पाकिस्तान को फारिग करते थे और चलता कर देते थे। कुछ यही हालात हमें अब जो है वो एक बी टीम के खिलाफ भी नजर आए। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसकी जिम्मेदारी कबूल की जाए, हमें आगे बताया जाए कि कौन जिम्मेदार है, किस वजह से हम इस पैथेटिक किस्म की बॉलिंग के खिलाफ भी मैच नहीं जीत सके। आपकी बैटिंग तो फेल होती ही रही, लेकिन ये जो 2 शख्सियात मैंने आपको बताई, मोहम्मद रिजवान और आकिब जावेद, इनसे सवाल करना चाहिए कि आप स्याह सफेद के मालिक बने हुए, आकिब जावेद साहब तो बहुत ज्यादा बने हुए, लेकिन रिजवान ने भी जिस तरह की लॉबिंग की थी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बड़ा आला कप्तान है, इसने मुल्तान सुल्तान को एक दफा जितवाया, उसके बाद फाइनल पहुंचाया, अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं सका, लेकिन इसकी कप्तानी के क्या ही कहने। अगर उसकी कप्तानी के क्या ही कहने तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान के हक में? ये सवाल है, ये सवाल मैं आपके पास छोड़े जाता हूं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।